नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मिर्च की खेती की है, उनको इस फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए मिर्च की फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और पौध संरक्षण उपाय आदि। तो किसान भाई इन सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं भोपाल के कृषि विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव। मिर्ची की खेती में अभी जो आपकी सामयिक समस्याएं हैं या जो अभी चल रहा है आपके खेती में, वो आपने जो बोनी कर रखी है वो फसल इस समय आपके खेतों में होगी। किसान भाइयों, मिर्च की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मिर्च के पौधों का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। फसल में कीड़े और बीमारियों का आगमन हो सकता है, तो आप पूरे खेत को कीटाणुओं से और बीमारी से बचाने के लिए सबसे पहला शर्त होता है कि हम उसे खरपतवार से मुक्त रखें। तो आप कोशिश करें कि आपके जो खेत में खरपतवार हो गए हैं, इसकी आप निंदाई गुड़ाई करें, हाथ से करें, इंटरकल्चर करें। कुछ साधन इसके डेवलप हो गए हैं, कुल्फा है, डोरा है, उसके माध्यम से भी आप पूरे खेत को सुरक्षित कर सकते हैं खरपतवार से और खरपतवार मुक्त रख सकते हैं। सिंचाई आपको कंटिन्यू करना है, जिससे आपको सब्जी के लिए उपयोग की जाने वाली हरी सब्जी जो है वो आपको मिलती रहे और आप इसको बराबर बेचते रहें। किसान भाइयों, फसल की निराई गुड़ाई करने के बाद यूरिया उर्वरक की 50 से 55 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसकी जो खाद है वो तो आप पूरा दे चुके होंगे। दूसरी जो है आपको 40-45 दिन में फ्लावर आने से पहले देना है। फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा बची हो तो सिंचाई से पहले जो तीसरी चौथी सिंचाई करते हैं आप, थोड़ी बहुत मात्रा तीसरे हिस्से के रूप में भी उपयोग की जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा हमको यूरिया या नाइट्रोजन नहीं देना है। जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से अगर आप नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। मिर्च की फसल को कुछ कीटों व रोगों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन कीट व रोगों का शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो ये कीट मिर्च की फसल को खराब कर देंगे और आपको कम उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे करें इन कीट व रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। बहुत से रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, हरे पीले काले मच्छर है जो आपके खेत में आ जाते हैं और ये संवाहक होते हैं वायरस जनित रोगों को आपके खेत तक बुलाने के लिए और उसको फैलाने के लिए। तो इन रस चूसक कीटों के लिए जो बढ़िया तरीका है कि आप इमिडाक्लोरप्रिड है, थायोमेथाक्साम है, जिनका स्प्रे करके आप इन रस चूसक कीटों को समाप्त कर सकते हैं अपने खेत में से। और भी बहुत सारे कीटाणु हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें से फल छेदक कीट भी होता है जो आपके मिर्ची की फसल में लगता है। तो उससे बचने के लिए भी जो उपाय हैं आपके पास, वो मिसाइल जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट होता है, इमामेक्टिन बेंजोएट का आप उपयोग कर सकते हैं। जो मुख्य रूप से रोग इसके अंदर लगता है वो है एक तो एंथ्रेक्नोज, जिसे हम श्याम वर्ण कहते हैं, जिसमें आपके पत्ते और तने और साथ में कई फलों पे ऊपर भी काले रंग का धब्बा पड़ जाता है, काले रंग का हिस्सा हो जाता है, जिसको श्याम वर्ण रोग कहते हैं। इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि हमने इसका बीजोपचार करके इसको बोया हो, नर्सरी का अच्छा ट्रीटमेंट किया हो। लेकिन फिर भी अगर ये आपके खेतों में नज़र आता है या दिख जाता है तो अभी आप इसमें कार्बेंडाजिम है, मेन्कोजेब है, डाइथेनेम 45 है, Z78 है, जिनका उपयोग आप अपने खेत में करके और इससे बचा जा सकता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण रोग है जिससे हमारे क्षेत्र के जो किसान भाई हैं ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसको हम हमारे अलग अलग भाषाओं में बहुत से नाम इसको किसानों ने दे रखे हैं क्षेत्र के हिसाब से। इसे हम अंग्रेजी में लीफ कर्ल कहते हैं। चूर्णा मूर्णा, करपा रोग, काफ़ी ऐसी बीमारियां और इस नाम से इस बीमारी को पहचाना जाता है। इससे बचने का जो तरीका है इसका वो है कि हम इसका माइटिसाइड यूज करें। वो जो मकड़ी है हमारे खेत में ना हो, मकड़ी नाशक का उपयोग करें। तो इसके लिए एक बहुत पुराना जो तरीका है, टेक्निकल है, वो है इथियान। कीटनाशक होने के साथ साथ मकड़ी नाशक भी है, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं।
बाकी अगली चर्चा में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के अधिकतर किसान भाई खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इन दुधारू पशुओं की देख रेख में लापरवाही के चलते बाह्य परजीवियों की समस्या देखने को मिलती है। तो पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों की समस्या से बचाव और इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। हम बात करेंगे हमारे दुधारू पशुओं में बाहरी परजीवी द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा पशुपालन का कार्य है उसको अधिक लाभदायक बनाने के लिए पशुओं की समय समय पर उचित देखभाल बहुत जरूरी है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने में आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि जो हमारे पशु है उनमें जूं, किलनी, चींचड़ी, मक्खियाँ, मच्छर ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और लगातार पशु का खून चूसते रहते हैं। और इनकी जो संख्या है वो आमतौर पर किसान भाइयों को कम दिखाई देती है और रात के समय ये परजीवी बहुत भारी संख्या में आके और हमारे पशु के चिपक जाते हैं। और जैसे इस सवेरा हुआ रही है अपनी जो छुपने की जगह जहाँ पशुशाला की दरारें हैं, जहाँ हमारे फर्श में कहीं दरारें हैं, यानी कि जो अंधेरे की जगह है वहाँ जाके छुप जाते हैं। तो किसान भाई उनका सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते और ये परजीवी अपने जो वजन है उससे कई गुना अधिक खून प्रतिदिन चूसते हैं। उससे हमारा जो दुधारू पशु है या हमारे जो बछड़े हैं वो लगातार कमज़ोर होते रहते हैं और कई बार तो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो उनकी मृत्यु भी संभव है। और इसी प्रकार ये जो हमारे बाह्य परजीवी हैं वो पशुओं में कई तरह के रोग भी फैला सकते हैं। जैसे लाल बुखार पशुओं में होता है, उससे पशु में बुखार आता है और पशु धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। हमारा जो दूध उत्पादन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इस प्रकार उनकी उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए किसान भाई बहुत ध्यान रखें कि समय समय पर इन परजीवियों का कंट्रोल या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। किसान भाई, बाह्य परजीवियों की रोकथाम करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए पशु चिकित्सक की सलाह से अपने पशु को आइवरमेक्टिन दवा की टीका अवश्य लगवाएं। इसके अलावा बाह्य परजीवियों की रोकथाम के लिए और कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं। परजीवी कंट्रोल के लिए मुख्य रूप से ब्यूटाक्स जो दवा आती है उसको प्रति लीटर 2 से 3 ml पानी में घोलकर पशु को उसकी त्वचा पर पोंछा मारने से वो ये पशु से दूर होते हैं और इनकी पकड़ कमज़ोर होती है। इसलिए सप्ताह में 2-3 बार घोल के और किसान भाई इसको पशुओं को स्प्रे कर सकते हैं या उन पर अच्छी तरह से कपड़े से पोंछा मार सकते हैं। इससे उनकी पकड़ दूर होगी और ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। पशुपालक भाइयों, इस दवा का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन प्रयोग करते समय ये सावधानी रखें कि पशुओं के मुंह पर मूसिका लगा दें, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान न पहुँचे। इसी प्रकार किसान भाइयों मुख्य रूप से ये भी ध्यान रखें जो हमारी पशुशाला है वो भी साफ़ सुथरी हो, कि जिसमें जो हमारे बाहरी परजीवी है उनका कम असर रहे और उनकी संख्या नहीं बढ़े। इसके लिए जो सबसे पहला था कि हमारी जो पशुशाला बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसको रोज़ धुलाई होनी चाहिए। इसके साथ ही जो पशुशाला की जो अंधेरे की जगह है वहाँ भी किसान भाई उनका वाइट वाश कराएँ पूरा समय समय पर। इसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड दवा उसकी जो दरारें हैं, जो नाली है, उसका छिड़काव करें, उससे भी इनका कंट्रोल रहेगा और इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार किसान भाई अगर इन जो बताई गई बातों का समय पर ध्यान रखें
तो हमारा जो पशुपालन है लाभ का धंधा बन सकता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। झरबेरा फूल की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही प्राप्त कर सकते हैं जो फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को समय से करेंगे। तो कौन से वो कार्य हैं और आप कब और कैसे करें उन कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रही हैं एक विषय विशेषज्ञ सुचि गंगवार। अगर हम झरबेरा की बात करें तो झरबेरा एक फूल का नाम है। इसको हम विंटर सीजन में तो ओपन फील्ड में कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, परंतु कोई किसान भाई इसको व्यावसायिक तौर पर लगाना चाह रहा है तो ये आपका झरबेरा आपका पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में ही पॉसिबल है। इसमें किसान भाइयों अब सबसे पहले हम बात करते हैं पॉली हाउस की तैयारी की। इसमें बेड की तैयारी करने का बहुत ही एक हमें देख के करना पड़ेगा। इसमें कम से कम आपकी हाइट जो है वो कम से कम 50 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए बेड की। उसके बाद आप इसका नीचे का बॉटम विड्थ है वो आपका 80 से 90 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका बेड का टॉप विड्थ है जो आपका 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। बेड के बीच की जो दूरी है वो 30 से 40 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हम जो है ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ड्रिप इरिगेशन बिछा के इसमें भी जो प्लांट की जो दूरी होती है वो 30 से 30 सेंटीमीटर होती है और कतार से कतार की दूरी भी 30 से 30 सेंटीमीटर होती है। किसान भाइयों, झरबेरा की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए अब फसल में पोषक तत्व प्रबंधन करते हुए सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। फर्टिलाइज़र चूँकि हम सिंगल सुपर फास्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट शुरू में इस्तेमाल कर चुके हैं, अब इसमें 3 वीक तक हमको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 वीक के बाद ही हमको फर्टिगेशन देना पड़ेगा। फिर आपके पास जो भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हो, जैसे 19-19-19, 12-61, 13-45, 00-50, जो भी आपके पास हो, 18-18-18, उसको हम जो है वो फर्टिगेशन के थ्रू जो है आपका डेली इंटरवल बेस पे या फिर वीक में 2 बार हम इसको फर्टिगेशन के थ्रू देंगे। पानी की इसमें ज़रूरत बहुत पड़ती है। पर डे आप पर प्लांट 700 ml जो वाटर जो है पानी की रिक्वायरमेंट एक पौधे को होती है। तो हमको जो भी आपका ड्रिप इरिगेशन का डिस्चार्ज हो उसके हिसाब से हमको पानी देना है। पर दिन में हमको 20 से 25 लीटर जो है अगर हम ड्रिप इरिगेशन चला दें तो वो पर्याप्त रहेगा। पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना चलाएं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर ज़रा सा भी ह्यूमिडिटी अगर बढ़ गई तो उसमें इन्फेक्शन जो है पौधों को ज़्यादा रहेगा। पौधों की अगर हम फूलों की बात करें तो 70 से 80% ह्यूमिडिटी अंदर होना चाहिए, ये इसके लिए पर्याप्त रहता है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दिन का टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट का टेम्परेचर आपका 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका होना चाहिए। अब हम इसमें बात करें वीडिंग की। वीडिंग अगर आपके वेट के ऊपर कुछ आ जाए तो हम हाथ के थ्रू करेंगे, कोई केमिकल का स्प्रे इसमें ना कर रहे हैं, लेवर के द्वारा इसको हाथ से ही निदाई गुड़ाई करवाएं। इससे क्या होगा, निदाई गुड़ाई से आपके बेड पे जो है एरेशन भी अच्छा होगा और पौधों की जड़ों का में अच्छी उसमें हवा जाएगी। झरबेरा की फसल से अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए अब फसल में कीट और रोग की पहचान कर नियंत्रण किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब हम इसमें कुछ इंसेक्ट की बात करें। अब चूँकि हम ये पॉली हाउस के अंदर ले रहे हैं तो इसमें साइड में आपका इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा रहता है, तो इसमें ज़्यादा बीमार कीड़ों की संभावना नहीं रहती है। परंतु क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाने से इनकी जो है ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसमें सफ़ेद मक्खी आती है जो क्या करती है, रस चूसक कीट है, आपके रस चूसती है पत्तियों का, फूलों का। तो इससे क्या होता है, आपकी फूलों की क्वालिटी बहुत ख़राब होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बाधित हो जाती है पौधों की। तो इसके लिए इमिडाक्लोपिड नाम की दवाई होती है, वो 1 ml दवा पर लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। इसमें माइट का प्रकोप ज़्यादा होता है, माइट के लिए भी ओमाइट नाम की एक दवा आती है, तो उसको 1 ml पर लीटर पानी में डाल के हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। लीफ माइनर का प्रकोप ज़्यादा होता है झरबेरा के पौधों में, तो उसके लिए नीम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल करते हैं। नीम तेल के लिए हम 5 ml जो दवाई है पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं और क्लोरोफाइस की जो मात्रा है वो 1 ml मात्रा पानी में डाल के जो इसमें स्प्रे कर सकते हैं। अब इसमें जो थ्रिप्स भी आता है, थ्रिप्स के लिए भी जो हम इमिडाक्लोपिड या थायोमिथाक्साम नाम की दवा होती है उसकी 1 ग्राम जो मात्रा है पर लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। अब हम इसमें बीमारियों की कुछ बात कर लें तो बीमारियों में जो है इसमें रूट रोड बीमारी आती है, तो उसके लिए भी हम कोई फंजिसाइड का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कार्बनडाजिम जो है 2 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है,
भभूतिया रोग के कारण झरबेरा की पत्तियों और फूलों पर सफेद और भूरा पाउडर जैसा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर होने से फूलों का उत्पादन तो घटता ही है, साथ ही साथ फूलों की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। तो आप इस रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे कि इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब इसकी हम बात कर ले तुड़ाई की। किसान भाई, इसमें तुड़ाई का बहुत ज़्यादा झरबेरा में महत्व है। हमको इसकी तुड़ाई बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि फूल जब आपके लग गए हैं तो फूल को हमें खींच लिया। इससे क्या होता है कि आपका कभी कभी पौधे की उखड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए किसान भाई थोड़ा सा पौधों को हाथ से पकड़ लें और एक हाथ से पौधों को पकड़ें और हल्का सा गोल गोल घुमा लें तो अपने आप जो फूल आपके हाथ में टूट के आ जाएगा। और आपका फूल पूरा खिला हुआ होना चाहिए, तभी उसकी जो है यही जो क्वालिटी रहती है और तभी आपको वो फूल मार्केट में अच्छा बिकेगा। और उसमें क्या करना है, अगर हमें दूरस्थ मार्केट में भेजने हैं तो इसके फूलों पर सफ़ेद कलर की पन्नियाँ आती हैं, वो उसकी पन्नियाँ चढ़ा दें ताकि इसके फूल की क्वालिटी ख़राब ना हो। और इसके 8 से 10 स्टेम को रबर बैंड से बांध के जो है अच्छे से जो कार्टून होते हैं, गत्ते होते हैं, उसमें पैक करके हम दूरस्थ मार्केट में भेज सकते हैं। इस तरीके से ये फूल जो है आपके 10 से 12 दिन तक ताज़े बने रहते हैं, ये मुरझाते आपके नहीं हैं। फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गंगागंज जिला सिंगरौली से रामलाल तिवारी ने। आप परवल की फसल की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं तो रामलाल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हाँ, जिन किसान भाइयों ने सितंबर अक्टूबर के महीने में अपनी परवल की फसल लगा रखी होगी वो इस समय बढ़वार की अवस्था में होगी। इस समय होने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें सर्वप्रथम हमको क्या करना है कि जितने भी पौधे हैं उसके 1 फीट पेरीफेरी यानी 1 फीट वर्गाकार के आकार में हमको थाला बनाना है और पर थाले में हमको DAP 20 से 25 ग्राम और उसमें नीम की खली 250 ग्राम यानी 200 से 250 ग्राम नीम की खली डालते हैं और उसमें बालू डालते हैं। बालू इसलिए डालते हैं उस थाले में कि अगर वहाँ की मिट्टी थोड़ी टफ हो या फिर हल्की मिट्टी ना हो तो बालू मिलाते हैं और उसको मिला के पूरा मिट्टी से भर देते हैं। और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद भी 1 किलो पर थाला के हिसाब से डालते हैं, जिससे कि उसको प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर या उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि अगर घास के ऊपर घास निकल रहा है तो एक इंटरकल्चर ऑपरेशन यानी निकाई गुड़ाई कर देते हैं। ये निकाई गुड़ाई हम तब करते हैं जब इसमें सही से पानी की जो मात्रा है वो मतलब देखें कि थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है, ये नहीं कि नमी ज़्यादा है उसी में निकाई गुड़ाई करना शुरू कर दें। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। और निकाई गुड़ाई करने के बाद इसमें एक काम और करते हैं जो हमारे इसमें आने वाले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है लाल भृंग कीट, जिसको बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल। जो रेड पंपकिन बीटल है ये हमारे पौधों की जड़ों में भी हानिकारक होता है, जो लतर वर्गीय सब्जियां हैं, और इसके फल के लिए भी और इसके तनाव के लिए भी। तो इसको हमको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि हम माइकोबिग्लूटानिल 1 ml या फिर 1 ml पर लीटर के पानी के हिसाब से डाल के इसका हम स्प्रे करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं कि गोबर, वो भी गाय की गोबर का राख में केरोसिन ऑयल मिला के हम सुबह के टाइम में इस छिड़काव कर देते हैं पत्तियों पे, ताकि जो इसके वयस्क कीट हैं उसके पत्तियों को ना खाएं। और इसके नीचे जड़ों को अगर जो हानि पहुंचाते हैं इसके जो शिशु होते हैं उसको रोकने के लिए हम क्लोरोपाइरीफास का 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सारे जड़ों के पास में हम एप्लीकेशन कर देते हैं पर थाले में, ताकि इसके जड़ों को वो हानि ना पहुंचाए। और अगर इसके वयस्क को रोकना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नाग एक दवा आती है जो साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरीफास का एक संयुक्त मिश्रण होता है, उसका 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के हम स्प्रे कर देते हैं, जिससे इसको रोका जा सकता है और बचाव किया जा सकता है। इसमें हम ये जो नीम की खली इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे पौधों की जड़ों में निमेटोड्स लगते हैं वो निमेटोड्स मोस्टली पुराने खेतों में लगते हैं, जो 1 या 2 साल से पुराने हो चुके होते हैं, उसी को हम लगातार प्रयोग करते हैं। उसको रोकने के लिए इसमें हम नीम की खली का उपयोग करते हैं। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं।
बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। किसान भाइयों को ये भी इसमें देखना है कि इस समय अब धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, तो किसान भाई लगातार अपने खेतों में भ्रमण करते रहे और देखें कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उस खेतों में प्रॉपर नमी नहीं है, तो उसके हिसाब से हम पानी का उसमें पानी देते रहते हैं। तो इस समय टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ तो 7 से 8 दिन के अंतराल पे हम पानी दे सकते हैं, जिससे कि खेत में जो पौधे हैं उसकी अच्छी तरह से बढ़वार हो सके और अच्छी उपज किसानों को मिल सके। जब पौधों में नए कल्ले फूटने लगते हैं, तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर चौड़ाई में 2 से 2 मीटर की दूरी खंभे गाड़ते हैं और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में बन जाए। प्रत्येक कतार के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए, ताकि दवा का छिड़काव, निकाय, गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तुड़ाई आदि कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। लताओं को मचान पर सुतली के सहारे चढ़ाना चाहिए। मचान मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वर्षा ऋतु में गिरने न पाए। परवल की खेती में एक और इंसेक्ट लगता है, जिसको हम फ्रूट फ्लाई या फिर फल मक्खी बोलते हैं। फल मक्खी हमारे फलों को डैमेज करती है, उस फलों को छेद करके घुस जाती है और फल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसको रोकने के लिए हमको डाइमेथोएट 1 ml 3 लीटर पानी में मिला के हम स्प्रे करते हैं, जिससे कि फल मक्खी को रोका जा सके। मिल आसिता पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्टोरी पर यंत्र की कार्य प्रणाली और इसकी उपयोगिता, अच्छे उत्पादन के लिए मेंढा की फसल में जरूरी कार्य, किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।